हेलो फ्रेंड्स। हम फिर से हाजिर हैं अपने एक और वीडियो के साथ में, जिसमें हम सामान्य अध्ययन में भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है भारतीय चित्रकला। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। भारत देश में चित्रकला कलाकारों की कलाकृतियों की हमेशा से बहुत ही इज्जत रही है, उनका बहुत ही सम्मान रहा है, उनका रुतबा रहा है। और इसी क्रम में हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चित्रकला के ऊपर। ये हम सभी जानते हैं कि चित्रकला एक प्रकार की ललित कला है। और कोई भी सभ्यता इस दुनिया में रही हो, ठीक, कोई भी देश का इतिहास रहा हो, वहाँ पर चित्रकला का अपना अलग ही योगदान रहा है। चित्रकला का उपयोग लोग अपने इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ियों तक, जनरेशन्स तक पहुँचाने के लिए भी एक संदेश के तरीके से, एक भाषा के तरीके से भी इस्तेमाल करते रहे हैं। और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कला एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक, जिससे बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं और बनाई कलाकृतियाँ जाती हैं, चित्रकला बनाई जाती है, लेकिन उसको उसके द्वारा अपने विचार बिना लिखे किसी दूसरे तक पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक, तो चित्रकला का महत्व कहीं ना कहीं यहाँ से भी बहुत अधिक निकल करके आता है। भारत में, चीन में, मिस्र में, जहाँ जहाँ पर भी सभ्यताएं प्राचीन काल से विकसित होती रहीं, वहाँ सब कहीं पर चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है और उसकी अपनी एक अलग ही महत्ता रही है। जब हम भारतीय चित्रकला के बारे में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, मतलब कि वो काल जिसके बारे में कोई भी लिखित वर्णन हमारे पास मौजूद नहीं है, हम उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक, तो उस समय से लेकर के अब तक भारतीय चित्रकला का इतिहास हमारे पास है। और कहीं ना कहीं वो ये भी बताता है कि हमारी सभ्यता का जो विकास हुआ वो किन किन आयामों से होकर के निकला और अपनी वर्तमान स्थिति तक आकर के पहुंचा है। जब बहुत ही पुराना समय हुआ करता था और लोगों को ये नहीं मालूम था कि अपनी कलाकृतियों को, अपनी चित्रकारी को किस तरीके से प्रिजर्व करके, बचा करके रखना है, तो वो क्या करते थे कि गुफाओं के अंदर जा कर के चित्रकारी करते थे। और जब हम प्राचीन भारतीय गुफाओं के बारे में बात करें तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं, होशंगाबाद की गुफाएं हैं, ठीक, जो महाराष्ट्र में हैं, वो सब एक उत्कृष्ट नमूना है कि प्रागैतिहासिक काल में या पुराने समय में भारत में चित्रकला किस तरीके से बनाई जाती थी और किस तरीके से उन कलाकृतियों को प्रिजर्व करके रखा जाता था, नेचुरल एजेंसीज कह लीजिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाई जाती हैं, जिसकी खोज डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने सन 1957-58 में की थी। अब आज की तारीख में इन गुफाओं को यूनेस्को की इंटरनेशनल हेरिटेज की तरीके से, विश्व धरोहर की तरीके से माना गया है, उसको दर्जा दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 750 भी अधिक पत्थर की गुफाएं मौजूद हैं। और इस समय में देखा जाए तो जो चित्रकारी है वो सब पुराने समय की, मतलब प्रागैतिहासिक काल की है। और सबसे पुरानी चित्रकारी कम से कम 30,000 साल पुरानी है, जिसको हम कह सकते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रकाल, प्राचीन और मध्यकाल। इस पूरे ड्यूरेशन की जो चित्रकारी है वो कहीं ना कहीं हमको इन गुफाओं में देखने को मिलती है। जो सबसे पुरानी गणित पुरापाषाण काल की जब हम बारे में बात करें तो उसकी चित्रकारी में, उसके जो चित्र हमको मिलते हैं उसमें जानवरों के चित्र जैसे हिरन, गेंडा और शेर का चित्र ये सब मिलता है। मध्य पाषाणकालीन काल में जैसे लोग जानवरों का शिकार करके खाते थे, तो उस शिकार की फोटोएं, उस शिकार की चित्र, ठीक है। उसके अलावा जो जनजातियों के आपस के युद्ध होते थे उनकी चित्रकारी वहाँ पर मौजूद है, जिसको आज की तारीख में प्रिजर्व करके रखा गया है। और उसके बाद के समय काल में आए तो वहाँ पर यक्ष, वन देवी, वन देव, आसमानी रथ, इस तरीके के चित्र वहाँ पर प्रमुखतया पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा काल की। पुरापाषाण काल से हड़प्पा काल के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप रहा है, एक बहुत बड़ा समयांतराल रहा है, ठीक। और क्या है कि जब हड़प्पा कालीन स्थलों में खुदाई की गई थी तो वहाँ पर जो कॉइन्स मिली थी, मोहर मिली थी, वहाँ पर चित्रकला
जो पाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं उस समय की सभ्यता के विकास का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब क्या कहना चाहिए कि वो जो कॉइन्स थे, मोहर थे, उनमें अलग अलग जानवर जैसे हाथी हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, उनकी फोटोएं बनी हुई थी, उनके चित्र बने हुए थे। उसके अलावा उसके ऊपर पशुपतिनाथ की मोहर भी हमको उस समय के जो खुदाई से निकली हुई चीज़ें उनमें मिलती हैं। मतलब कि चित्रकला का तब भी महत्व था और चित्रकला तब भी विकसित रूप में वहाँ पर थी। उसके बाद जब हम बात करें और जब हम डेवलप्ड टाइम की ओर आते हैं, तो जब क्या कहते हैं, भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उन तीनों धर्मों के प्रचार प्रसार में चित्रकला ने अपना एक अलग ही रोल प्रस्तुत किया, अपना एक अलग ही रोल निभाया है। और चाहे महावीर स्वामी हों, चाहे गौतम बुद्ध हों या फिर शंकराचार्य हों, ठीक, इनके दिए हुए उपदेशों से रिलेटेड कलाकृतियाँ मिलती हैं, चित्रकारी मिलती है, उनके उपदेश चित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और जो हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत से रिलेटेड जो कहानियाँ थीं, ठीक, उनको भी चित्रकारी के तौर पर ही कहना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की तरफ में बढ़ाया गया, लोगों को उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा जब हम भारतीय साहित्य के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी चित्रकला का विशेष योगदान रहा है। बौद्ध धर्म के विनय पिटक में चित्रकला का वर्णन किया गया है। और मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी, एक नाटक था जो 5वीं सदी में लिखा गया था, मतलब कि ईसा के बाद 5वीं सदी में लिखा गया था। वहाँ पर भी चित्रपणों का काफ़ी अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। और उस समय के वो समय कैसा था, लोग उस समय किस तरीके के थे, किस तरीके से बिहेव करते थे, ये सब वहाँ पे जो चित्र मौजूद है उनसे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं चित्रकला के षडांग के बारे में। ईसा के बाद 3वीं सदी में वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी और उसमें उन्होंने 64 कलाओं का जिक्र किया था, जिनमें से एक चित्रकला भी थी। और उसी में जो उन्होंने वर्णन किया, उसका जो मतलब निकाला गया, उसमें चित्रकला के 6 अंगों के बारे में बताया गया। इसमें है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य योजना और वर्णिका भंग। ठीक, रूप मतलब कि किसी चीज को जो चित्र जैसा है वो वैसा दिख रहा है। प्रमाण मतलब कि शरीर की संरचना के बारे में बात की जाए तो अनुपात जिस तरीके का होना चाहिए, जिस तरीके की क्या कहते हैं डायमेंशनल कहना चाहिए, मेजरमेंट्स होनी चाहिए, उसके बारे में बात थी। भाव मतलब कि वो चित्रकला या वो चित्रकारी क्या दर्शाती है, किस मनोभाव को दर्शाती है, उसके बारे में बात हो रही थी। लावण्य के बारे में बात करें तो सौंदर्य का जिक्र जो आता है वो लावण्य में आता है। सादृश्य, जो जैसा है क्या वो वैसा दिखाई दे रहा है, वो सादृश्य में कवर होता था। और वर्णिका भंग में अलग अलग किस्म के रंग कहाँ पर किस तरीके से यूज होने हैं और कहाँ पर किस तरीके से भरे जा रहे हैं, उसके बारे में वर्णिका भंग में बताया गया है। अब बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं, जिनकी खोज सन 1819 में की गई थी। सन 1983 में यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर धरोहर मतलब कि इंटरनेशनल हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। और ये गुफाएं पत्थर से काट करके बनाई गई थीं और इन गुफाओं के बनने में 1000 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। जो प्रारंभिक कार्य इनके निर्माण का हुआ होगा वो सातवाहन काल में हुआ होगा। और बाद में ये जो प्रोग्रेस है, विकास हुआ है इन गुफाओं में चित्रकारी का, वो वाकाटक काल में भी हुआ। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का एक चित्र दिखाया गया है। 17वें नंबर की गुफा का विकास हरिशेन ने कराया था, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी है, जहाँ पर उनको अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए दिखाया गया है, उनको उपदेश देते हुए दिखाया गया है और उनका जीवन काल में किस तरीके से बदलाव आए, इसको भी वहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी हुई चित्रकारी यहाँ पर मौजूद है। ठीक, और यहीं पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा बाघ की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, वो मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं। और प्राचीन काल मतलब कि ईसा से 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व में भारतीय चित्रकला किस तरीके की थी, उसका एक बेहद उत्कृष्ट नमूना हमको इन गुफाओं में देखने को मिलता है।
वैसे तो इन गुफाओं का विकास 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा के बाद में ज़्यादा हुआ है, लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध का जीवन जो था उससे पहले का था, तो कहीं ना कहीं वो जो समय काल था वो उसी हिसाब से बदलता हुआ रहा। अन्य प्राचीन भारतीय गुफाओं की चित्रकारी में जब हम बात करें तो अजंता, एलोरा, बाघ गुफाओं के अलावा तमिलनाडु की नीलगिरी की जो पहाड़ियों में कुमुट्टी पथी और मवादेपुपु, करिका कियूर में गुफा चित्रकारी भीमबेटका जितनी ही पुरानी है, जितनी भीमबेटका में थी या होशंगाबाद की गुफाओं में थी उतनी ही पुरानी थी। कर्नाटक में बादामी के निकट हीरेगुड्डा में गुफाओं में चित्रकारी की गई है, और उड़ीसा की गुड़ाहंदी और योगी माथा में भी चित्रकारी की गई है जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नामक अध्याय चित्रकला से संबंधित है, जिसमें उसके भिन्न प्रकारों के और अंगों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के बारे में। जब हम बात करें जो चित्रकला का विकास 10वीं मतलब बहुत मुख्यतः हुआ, वो 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ठीक है, जब यूं कह लीजिए कि बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, और उसके बाद से जब शंकराचार्य के बाद से हिंदू धर्म का दोबारा से कहना चाहिए अभ्युदय स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, जो म्यांमार के बागान के मंदिर थे, तिब्बत की चित्रकारी है, ठीक, वो भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, जिसमें क्या कहते हैं वहाँ उस समय के प्रभाव को देखा जा सकता है। पश्चिमी भारतीय चित्रकारी सूफी चित्रकारी के रूप से विकसित हुई, जो बहुत ही सुंदर लगा करती थी, जिसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई गई थीं। जब हम बात करें सल्तनत काल की चित्रकारी की, तो मस्जिदों की दीवारों के ऊपर चित्रकला का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता था, जिसमें फारसी संस्कृति, जहाँ से बेसिकली सल्तनत काल शुरू होता था, फारसी संस्कृति का प्रभाव वहाँ पर देखा जा सकता था। और जब हम फारसी संस्कृति और हिंदू चित्रकारी को कहीं ना कहीं उसका मिश्रण करें या मिश्रित करें, तो उसका प्रभाव भी हमको उस समय की चित्रकारी में देखने को मिलता है। मतलब यूँ कहिए कि भारतीय चित्रकारी और फारसी चित्रकारी एक जगह पे मिली, तो एक कहना चाहिए मिश्रित चित्रकारी वहाँ से निकल पड़ी, जो एक नई विधा बन करके वहाँ से निकली। तो बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और राजस्थान के राजपूतों ने भी चित्रकला को अपने अपने समय में प्रोत्साहन दिया। जब मुगल चित्रकला शैली का विकास की बात की जाए, तो हम जैसे कहा कि फारसी और हिंदू चित्रकला के मिश्रण से हुआ। अकबर ने चित्रकला को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उसके बाद जहांगीर के समय को चित्रकला के मामले में या कला के मामले में स्वर्णयुग माना जाता है। उसके बाद शाहजहां भी चित्रकला का और चित्रकारों का और कलाकारों का को बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला राजा बना। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने भी चित्रकारी को अपने समय में बहुत ही प्रोत्साहन दिया। लेकिन जब ये बात सबको मालूम है कि दारा शिकोह कभी राजा नहीं बने थे, कभी क्या कहते हैं बादशाह नहीं बने थे, और क्या कहते हैं औरंगजेब बादशाह बने थे। लेकिन औरंगजेब के समय में इन चित्रकारों को कहीं पर भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए उनको मुगलिया सल्तनत छोड़ करके अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन उसका अच्छा प्रभाव ये देखने को मिला कि वो जहाँ जहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर उस जगह की चित्रकारी को विकास करने में मदद की, उसको विकसित करने में मदद की, और उसमें अपना हाथ बटाया। अब बात करते हैं, जैसे जहांगीर के समय के बारे में बात की जाए, तो स्वर्णयुग जिस तरीके से वो कहा जाता था, और जहांगीर के दरबार में जो मुख्य चित्रकार हुआ करते थे उसमें मंसूर, बिसनदास और मनोहर के नाम शामिल हैं। अब बात करें आधुनिक भारतीय चित्रकला के बारे में, तो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, मतलब मुगलिया सल्तनत के पतन के बाद जब अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में आया, तो एक भारतीय चित्रकारी के ऊपर, भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था वो भी देखने को मिला। तो वो प्रभाव जो था कहीं ना कहीं चित्रकारी के ऊपर भी सभी लोगों को देखने को मिला। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों के सोचने का तरीका भी बदलता गया, और उस हिसाब से उनकी चित्रकारी भी बदलती गई। जो उस समय के सबसे कहना चाहिए प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, उनमें राजा रवि वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने देवी से सरस्वती, उर्वशी पुरुरवा, जटायुमरण के तैलचित्र बनाए, जो आज की तारीख में भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और आधुनिक काल की प्रमुख जो चित्रकारियाँ हैं, उनमें भारत माता, जिनका चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, शकुंतला जिनका चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया था, बापूजी का चित्र नंदलाल बोस ने बनाया था, बिंदु का चित्र
रजा ने बनाया था, उर्वशी पुरुरवा का चित्र राजा रविवर्मा ने बनाया था, जटायु मरण का चित्र राजा रविवर्मा ने ही बनाया था, देवी सरस्वती का चित्र राजा रविवर्मा ने ही बनाया था, परशुराम, ब्रह्मा जी और श्री राम जी का चित्र अनिरुद्ध साईनाथ जी ने बनाया था। तो अब बात करें कि भारत में चित्रकारी को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारी संस्थाओं का गठन किया गया, जिसमें ललित कला अकादमी सबसे प्रमुख है, जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी। और इस बात को ध्यान में रखा गया कि कहीं तकनीकी विकास के चलते ऐसा ना हो कि आधुनिक काल में चित्रकला को वो प्रोत्साहन ना मिले जो उसको मिलना चाहिए। और ललित कला अकादमी की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं इसी बात पर ध्यान देना था कि चित्रकला प्रोत्साहन के अभाव में कहीं खत्म सी ना हो जाए। और चित्रकला के अलावा अलग अलग ललित कलाओं के विकास के लिए भी ललित कला अकादमी ही जिम्मेदार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखिए, अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।